अस्सलाम वालेकुम क्लास। सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। I think we have enough participants. Let's start the lecture. Let's see if we have that Afghani student. No, we don't have that Afghani student, so हम उर्दू में बात कर सकते हैं. Okay, so here we go. Let me share my screen with you, and here you are in the lecture notes. So everyone has these the links to these lecture 1, 3 and all the lectures have been shared with you. तमाम lectures आपसे share हो चुके हैं. And I think that you have studied enough about the lectures and the link to the book का link भी आपसे share हो चुका है. So let's see where we were at. We saw the hashtag define directive. We saw a constant qualifier. Okay, what it does is it makes the value of a variable constant. We cannot change that value in the rest of the program. जब भी हम उसे define करते हैं, जहाँ भी declare करते हैं, if we initialize that value, we have to initialize the value in the same instruction where we are defining the variable, just like this. If we do this, if we define a variable and make it constant and we don't initialize that variable, we will get an error. हमारे पास एक error आ जाएगा अगर हम किसी variable को define करते हैं, ठीक है, उसको constant declare कर देते हैं लेकिन उसको value नहीं देते, initialize नहीं करते, हमारे पास एक error आ जाता है. ओके, सो जब भी आप किसी भी variable को constant declare करोगे, ठीक है, जैसे कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसे कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, यूजिंग CONST you have to give the initial value. Okay, and that will be value of that variable for the rest of the program. Hashtag defined as the same, but it is faster, as I told you. Okay, next up we have Boolean variables, type Boolean. Okay, in the Boolean variables we have only two values, 0 and 1. Okay, so to store two values we require only one bit, that is a bit can be on and off. Okay, if it is off we say it's 0, if it is on we say it's 1. Okay, but in actual Boolean मेमोरी के अंदर एक पूरी बाइट स्टोर करता है. ओके, बिकॉज हमारी जो मेमोरी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. ओके, आपका जो मेमोरी का एक स्टोरेज यूनिट होता है वो आपका ये पूरा एक जो मेमोरी यूनिट होता है दैट इज ऑफ 8 बिट्स. ओके, या 1 बाइट. तो जब भी आप बूलियन वेरिएबल डिफाइन करोगे वो किसी एक मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट इसे वर्ड कहते हैं. Sometimes it is 8 bits, sometimes it is 16 bits. It is सिस्टम डिपेंडेंट. ठीक है, सिस्टम डिपेंडेंट होता है वर्ड कितने बिट्स का होगा. ओके, फॉर दिस पर्पस वी से दैट हमारा जो वर्ड है वो 8 बिट्स का है. ठीक है, सो एक जो मेमोरी यूनिट है, अगर हम कोई वेरिएबल बूल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सो बूल वेरिएबल का जो कीवर्ड है दैट इज बूल, तो मेमोरी यूनिट वो कितने ऑक्यूपाई करेगा, एक मेमोरी यूनिट ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि 8 बिट्स ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन उसे चाहिए कितनी, ओनली 1 बिट. ओके, क्योंकि उसने इस वेरिएबल की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, या 0 या 1. ओके, सो 1 बिट काम करती है. अगर वो 1 बिट ऑफ है तो वी से द वैल्यू इज 0, 1 बिट ऑन है वी से द वैल्यू इज 1.
here we have two variables. First one is b, okay, which is of type bool, and then we have another variable b1 which is also of type bool, okay. क्योंकि हमने दो वेरिएबल एक ही टाइप के डेटा टाइप के डिफाइन करने थे, डिक्लेयर करने थे, सो व्हाट वी डिड वाज हमने एक ही लाइन में दोनों वेरिएबल्स को लिखा, दरमियान में कॉमा लगा दिया, ओके। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर हमने एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करने हो तो हम उन्हें एक ही लाइन में डिफाइन कर, एक ही इंस्ट्रक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, ये डिक्लेयर कर सकते हैं। हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के अंदर डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार बोल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हियर वी हैव डिफाइंड टू वेरिएबल्स b एंड b1. Another important thing that I was focusing on, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गौर किया, that was variable name. वेरिएबल नेम कैसा हो सकता है? वेरिएबल नेम के बारे में कुछ पता है कि कौन से वेरिएबल नेम आप दे सकते हो, कौन से वेरिएबल नेम आप नहीं दे सकते? सो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। Since it is not in the lecture, we will have to go to book. We have chat, characters. Every key on your keyboard is a character. Okay, ASCII टेबल के अंदर आप जाके देखना। सो जो आपके पास हर की के अगेंस्ट, हर की को हम एज कैरेक्टर कंसिडर करते हैं। सो कैरेक्टर इज नॉट द राइट आंसर। व्हाट इज राइट आंसर देन? हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? The program int variables uses variable names var1 and var2. Okay, हमने एक प्रोग्राम देखा। ओहो, किधर है ये? Okay, here we have two variables var1, var2. Okay, the names given to variables and other program features are called identifiers. हम उन्हें क्या कहते हैं? Identifiers. Okay, what are the rules for writing identifiers? Rules for writing variable names या identifiers का लिखने का नाम क्या है? What you can do is you can use upper and lower case letters, digits from 1 to 9, ठीक है। You can also use underscore. ये तीन चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चार चीजें हो गई, अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के, digits from 1 to 9, and you can also use underscore. Okay, ये आपके पास चार परमिजिबल कैरेक्टर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा किसी भी आइडेंटिफायर का मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। वो किसी डिजिट से शुरू नहीं होगा, ओके, वो 0 से शुरू नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनसे शुरू नहीं हो सकता। सो इट मस्ट बी अ लेटर, बी इट कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इससे फर्क नहीं पड़ता, या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, ठीक है। Identifiers can be as long as you like, but most compilers will only recognize the first few hundred characters. ठीक है, जो पहले आप चंद 100 characters किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर यूज करोगे, कंपाइलर सिर्फ उन्हें देखेगा, which is not the generally the case, ठीक है, 100 से तो कम ही होते हैं। The compiler distinguishes between upper and lower case letters, so VAR is not the same as VAR or capital VAR. It means that हमारी जो C++ language है, it's a case sensitive language. Case sensitive language means what is
means the compiler differentiates between uppercase letters and lowercase letters. Example given: A and small a are considered different in C++. ओके, तो अगर आपके पास कोई वेरिएबल है जिसका नाम है var, ठीक है, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया var, इट इज डिफरेंट फ्रॉम var, okay, and which is also different from, so we here I can define three variables, one with first letter as capital, other one is all small, and last one is all कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो आप इनके कॉम्बिनेशन से जितने भी आपके पास वेरिएबल नेम्स बनते हैं आप बना सकते हो, ओके। तो आपके पास जो C++ है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो डिफरेंशिएट्स करती है अपर केस और लोअर केस लेटर्स में, ठीक है। इसका मतलब है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए आर कंसिडर्ड डिफरेंट, या कैपिटल बी और स्मॉल बी आर नॉट द सेम थिंग, ओके। तो किसी भी वेरिएबल के अंदर जब आप स्मॉल बी यूज़ करोगे डिक्लेरेशन के अंदर, तो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम के अंदर आपने वहाँ स्मॉल बी ही यूज़ करना है, ओके। अगर आप कैपिटल बी यूज़ करोगे स्मॉल बी की जगह, तो कंपाइलर आपको एरर देगा, वो कहेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड। जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, डिक्लेयर नहीं करते, आप उसे प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके। Let's say here we have this thing, okay. Here we have num1 and num2. Enter two numbers, we enter two numbers, and then we are displaying two numbers. For example, let's say what I do is मैंने डिक्लेयर क्या किया है, स्मॉल एन, स्मॉल यू, स्मॉल एम एंड 1, और अगर मैं यूजर से वैल्यू स्टोर कैपिटल एन, स्मॉल यू, स्मॉल एम और 1 के अंदर वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, व्हाट आई गेट विल बी एन एरर, ओके। व्हाट इज द एरर? num1 was not declared in the scope, यानी कि जो डिक्लेयर किया था वेरिएबल वो कौन सा था, num1 with small letters, okay. And here I am trying to use a variable which is not declared. मैं उस वेरिएबल को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ। कोई भी ऐसा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया जिसका पहला लेटर कैपिटल एन से शुरू हो, दूसरा लेटर स्मॉल यू हो, ठीक है, स्मॉल एन देन 1। ऐसा मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। जब मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो मैं उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इस केस में मैं क्या परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूजर से वैल्यू लेके उसके अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। So these, another rule for variable name is you can't use a C++ keyword as a variable name, okay. आप कोई भी C++ कीवर्ड उसे वेरिएबल नेम के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। फॉर एग्जांपल INT, BOOL, FLOAT, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। इसी तरह CIN, COUT, ठीक है, या रिटर्न, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स हैं, ओके। अ कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड वर्ड विद अ स्पेशल मीनिंग। फॉर एग्जांपल int, class, if, while are examples of keywords. A complete list of keywords can be found in appendix B. आप इस बुक के अपेंडिक्स के अंदर जाएंगे, here you have some appendices, okay, और इधर आपको जो है ना तमाम कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी, okay. C++ precedence table and keywords in your compiler documentation. Many C++ programmers follow the convention of using all lowercase letters for variable names. Mostly programmers क्या करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं उनको
लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। अदर प्रोग्रामर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ अपेरेंट लोअर केस लेटर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास जो किसी भी वेरिएबल के अंदर लेट्स से 2 वर्ड्स हैं, तो हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल कर देंगे, ओके। रेस्ट ऑफ द letters will be small and all that, okay। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एंड वी विल नॉट डिस्कस इट। तो अभी हम बात कर रहे थे बूलियन डाटा टाइप की, जो कितनी बिट्स लेते हैं, 1 बिट लेते हैं, ठीक है। and it can only store 2 values, 0 and 1, because it has only 1 bit. It can be either off, on. If it is off, we say it's 0. If it is on, we say it's 1. Here we have some a preprocessor directive hashtag include. We are including the library header file input output stream, and here we have the main function, जिसकी पहली इंस्ट्रक्शन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो पहली इंस्ट्रक्शन के हम 2 वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज b and b1. So what we are doing is we are assigning a value, a result of a value, okay। इधर आप देखो इस फंक्शन के, इस प्रोग्राम के अंदर अब वेरिएबल की 1 की वैल्यू क्या है, वेरिएबल 2 + 10, वेरिएबल 2 की वैल्यू 20 है, प्लस 10 30, तो 30 विल बी असाइन। सो बेसिकली वेरिएबल 1 की वैल्यू किस तरह हम उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, बाय यूजिंग रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, ओके। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा, दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल 1, उस वैल्यू को स्टोर किया जाएगा वेरिएबल 1 के अंदर। इधर भी हमारे पास ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है, रिलेशनल। दो हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसका जो भी रिजल्ट होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल बी, ओके। क्योंकि हमने एक मरतबा डिक्लेयर कर दिया है, तो जब जब भी हम प्रोग्राम के आगे प्रोग्राम में उस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम उसकी डाटा टाइप नहीं लिखेंगे, ओके। सो b इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 3। इज 5 ग्रेटर देन 3? इट्स ट्रू ना, ठीक है। सो रिजल्ट इज 1 विल बी स्टोर्ड इन b variable, okay। Similarly b1 is equal to 3 is greater than 5, which is false. So result is 0 and 0 will be stored in b1, okay। So in this instruction we have 4 outputs. One is in inverted commas के अंदर जो भी चीज होती है वो as it is डिस्प्ले हो जाती है। So आपके पास b is equal to as it is डिस्प्ले हो जाएगा। Then what we are doing is we are displaying the value of variable b, ठीक है। value of variable b is 1। Then we have another output which is also in inverted commas, so b1 is equal to as it is display हो जाएगा। उसके बाद जो next output है, basically it is the value of b1, okay। so b1 की value 0, so b is equal to 1, b1 is equal to 0 आपके पास output पे आएगा, okay। And here is the last instruction of your program, return 0, it means that your program has ended here। Next up we have is the another manipulator। एक मैनिपुलेटर हमने कौन सा देखा है, आउटपुट मैनिपुलेटर कौन सा देखा हमने, एंड एल। एंड एल क्या करता है आपकी, यस सर। एंड एल बेसिकली आपकी आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। एंड एल के बाद जितनी भी आउटपुट होती है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होती है, ओके। सो आप आपकी आउटपुट को चेंज नहीं करता, सिर्फ आपके आउटपुट को रीअरेंज करता है। सेट विड्थ मैनिपुलेटर भी आपकी आउटपुट को रीअरेंज करेगा। So here we have 2 library files. First one is input output stream, okay, which is standard one. The next one is input output manipulation. To use this manipulator, जो हम set width का manipulator जो use कर रहे हैं, that is defined in input output many file.
हेडर फाइल किसके अंदर डिफाइंड है, इसके अंदर डिफाइंड है। सो अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इनपुट आउटपुट मैन्यू फाइल को अपनी अपने कोड का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। किस डायरेक्टिव के साथ, हैशटैग इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, एंड हियर वी हैव इंक्लूडेड द फाइल इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। अगर ये आप नहीं करते, ठीक है, लेट्स से वी रन दिस प्रोग्राम और आप ये फाइल नहीं लिखते तो फिर क्या होगा? So आप इधर सेट विड्थ का मैनिपुलेटर यूज कर रहे हो, बट यू हैव नॉट इंक्लूडेड द इनपुट आउटपुट मैन्यू फाइल। व्हाट इट विल डू इज इट विल गिव यू एन एरर, ओके। So error is set width was not declared in the scope। जिस स्कोप में आप सेट विड्थ को यूज कर रहे हो वो उस स्कोप के अंदर सेट विड्थ इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि लाइब्रेरी फाइल जिसके अंदर वो डिफाइंड है, दैट इज नॉट इन द स्कोप। स्कोप बेसिकली आपका एवरीथिंग डिफाइंड विद इन सर्टेन ब्रैकेट्स, ठीक है। आपके पास जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज डिफाइंड होगी, ठीक है, दैट विल बी इन दैट स्कोप, ओके। स्कोप के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी, इस लेक्चर के अंदर नहीं बात करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बात करेंगे, ओके। तो वो कह रहे हैं कि मुझे सेट विड्थ का पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे है। आपके आपने अपने कोड का पार्ट नहीं बनाया, उसका जो कोड लिखा हुआ है, सेट विड्थ का कोड लिखा हुआ है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोड, ओके। सो यू हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ योर कोड। सो वो किस तरह करोगे आप, यू विल डू इज हैशटैग इंक्लूड आउटपुट मेन्यू, ओके। Again, let's see if I get an error. So here is the output. Here we have, in this main function we have three instructions. First instruction is we have declared a variable a with the value 1 2 3 4 5 6 7. We have, in the second instruction we have defined a variable b with the value 2 3 4, and in the third instruction we have defined a variable c with the value 1 2 3 4 5, okay. So which is pretty straightforward. And what we are doing in the fourth instruction is we are displaying the first output is a is equal to as it is display हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। सो आपके पास ये a is equal to as it is डिस्प्ले हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, एक कैरेक्टर फील्ड सेट कर रहे हैं, कितनी विड्थ की, 10 कैरेक्टर्स की। एक विड्थ फील्ड सेट कर रहे हैं हम 10 कैरेक्टर्स की, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं a की, ओके। सो बाय दैट आई मीन कि a इज इक्वल टू एज इट इज डिस्प्ले हो गया। उसके बाद 10 कैरेक्टर्स की एक फील्ड सेट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 कैरेक्टर्स इसकी एक फील्ड सेट की है, इससे हमने सेट विड्थ मैनिपुलेटर से, ओके। 10 कैरेक्टर्स की हमने एक फील्ड सेट कर दी। और ये करता क्या है कि इसके बाद जो भी चीज़ आप आउटपुट करोगे वो उस फील्ड के राइट से डिस्प्ले होना शुरू होगी, ओके। यानी कि ये सारी राइट अलाइन होगी। आपके पास जो इसकी लास्ट है दैट विल बी हियर,
आपके पास 7 इधर डिस्प्ले होगा, 6 5 4 3 2 7। ठीक है, सो जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 थी, इस जस्ट लाइक दिस कि आपके पास एक 1 2 3 4 5 6 7 क्या कहते हैं एक नंबर है, ये अभी क्या है, अलाइन लेफ्ट है। ठीक है, नाउ इट इज अलाइन राइट। ठीक है, और ये क्या है आपके पास अलाइन, सॉरी ये आपके पास सेंटर है, ये अलाइन राइट। ओके, सो इधर भी हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने जो फील्ड कैरेक्टर फील्ड सेट की थी 10 कैरेक्टर्स की, ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ डिस्प्ले करेंगे वो उससे राइट अलाइन होगी, यानी कि 10 कैरेक्टर्स की राइट मोस्ट से वो डिस्प्ले तक वो डिस्प्ले होगी। ओके, उससे आगे नहीं जा सकती। And so on, so forth. अच्छा, ये तो मैंने 7 कैरेक्टर्स डिस्प्ले किए ना, 10 कैरेक्टर फील्ड्स के अंदर मैंने 7 नंबर 7 डिजिट्स वाला नंबर डिस्प्ले किया। आपने क्या करना है, आपने इस 10 विड्थ की फील्ड के अंदर 12 डिजिट्स वाला नंबर डिस्प्ले करके देखना है। ठीक है, और आपने देखना है कि आपकी आउटपुट कैसी आती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, क्योंकि बैक स्लैश एन क्या करता है, हमारी आउटपुट नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। उसके बाद बी इज इक्वल टू एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हमने 10 कैरेक्टर की फील्ड सेट की है। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू डिस्प्ले की है। सो इधर हमारे पास बी की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 10 कैरेक्टर्स, ये 10 कैरेक्टर्स की फील्ड सेट होगी और उसके राइट मोस्ट पे आपके पास बी की वैल्यू आ रही है। ओके, इसी तरह आपके पास दोबारा नेक्स्ट लाइन में जाओगे, सी इज इक्वल टू एज इट इज डिस्प्ले होगा। उसके बाद दोबारा आपने 10 कैरेक्टर्स की फील्ड सेट की है, उसके बाद सी की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो आपके पास राइट मोस्ट पे सी की वैल्यू डिस्प्ले होगी। सो अगर आपके पास कॉलम्स के अंदर डाटा होता है और उसे आपने अलाइन करना हो, राइट अलाइन करना हो नंबर्स को, तो फिर आप सेम फील्ड्स की सेम कैरेक्टर्स की फील्ड सेट करते हो। ठीक है, हर कॉलम में, और फिर उसके अंदर वैल्यूज डिस्प्ले करते हो तो सारी राइट अलाइन आएंगी। ओके, so that is what set width manipulator does. Set width manipulator यही काम करता है। ओके, अभी तक हमने जो डाटा टाइप्स देखी हैं वो साइंड डाटा टाइप्स देखी हैं, मतलब साइन कि हमारे पास जिस भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज थी उनकी उनमें नेगेटिव वैल्यूज भी थी, उनमें पॉजिटिव वैल्यूज भी थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर की वैल्यू थी, वो उसकी रेंज थी -2147483648 से लेके 2147483647 तक। ओके, माइनस से लेके प्लस तक थी। जो अनसाइंड डाटा टाइप्स होती हैं उसके अंदर माइनस नंबर्स नहीं होते। सो अगर हमारे पास कैरेक्टर है वो 8 बिट्स ले रहा है, उसके अंदर कितने अनसाइंड नंबर्स होंगे, कितने पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 256। ठीक है, और रेंज क्या बनेगी 0 से लेके 255 तक। ओके, इसी तरह शॉर्ट जो है वो कितनी बिट्स लेता है, 16 बिट्स लेता है। ठीक है, तो उसके अंदर कितने नंबर्स बनेंगे, 65,536। उसकी रेंज क्या बनेगी 0 से लेके 65,535। और हम किस तरह अनसाइंड वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसकी डाटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम लिखेंगे अनसाइंड। ठीक है, तमाम वेरिएबल्स के लिए यही करेंगे। इसी तरह हमारे पास इंटीजर है, इसी तरह हमारे पास लॉन्ग है। दोनों हमारे पास 4 4 बाइट्स लेते हैं या 32 बिट्स लेते हैं। ठीक है, तो उनकी रेंज सेम है 0 से लेके 4294967295 तक। Then we have type conversion. Okay. So type conversion basically बच्चों, what you know is double takes 8 bytes, float takes 4 bytes. ठीक है, इसी तरह short takes 16 bytes and integer takes 30 short takes 16 bits, integer takes 32 bits. अच्छा, अगर आप किसी शॉर्ट वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर वेरिएबल के अंदर सेव करोगे, जस्ट लाइक दिस,
we have a short variable, let's say var1, and we have an integer variable var2, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास 16 है और इसकी वैल्यू है आपके पास लेट्स से 32, सॉरी इसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। व्हाट यू डू इज, अगर आप वेरिएबल 2 के अंदर वेरिएबल 1 की वैल्यू सेव करते हो, ठीक है, सो जो वेरिएबल 1 है वो मेमोरी के अंदर कितनी बिट्स ले रहा है, 16 बिट्स, ठीक है। जो वेरिएबल 2 है वो मेमोरी के अंदर कितनी बिट्स ले रहा है, 32 बिट्स, ओके। सो आप 16 बिट्स को 32 बिट्स में इजीली सेव कर सकते हैं, ठीक है। 16 बिट्स को 32 बिट्स में सेव करना कोई मुश्किल नहीं है। जितनी भी 16 बिट्स की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन 16 बिट्स में स्टोर हो जाएगी, उसके बाद भी आपके पास 16 बिट्स बच जाएंगी, ठीक है। सो ये काम जब आप करोगे तो आप, और जब आप सी आउट वेरिएबल 2 करोगे, आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, 16। क्यों? क्योंकि 16 को स्टोर करने के लिए जितनी भी बिट्स रिक्वायर थी वो सारी की सारी स्टोर हो गई हैं वेरिएबल 2 के अंदर। तो ये आपके पास ऑटोमेटिक कन्वर्जन होती है, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, ठीक है, जो छोटा वेरिएबल होता है वो लार्ज वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। शॉर्ट की जो रेंज है वो क्या है, 65535, ठीक है। सिक्स फाइव 535, ये शॉर्ट की नहीं रेंज, ये अनसाइंड शॉर्ट की, हम शॉर्ट की रेंज देखते हैं। शॉर्ट की रेंज है 32767, अगर ये नंबर भी हो, ठीक है, शॉर्ट वेरिएबल के अंदर ये नंबर भी हम सेव करवा दें, मैक्सिमम नंबर शॉर्ट वेरिएबल का, तो फिर भी वो सारा का सारा ये सारी की सारी वैल्यू वेरिएबल 2 के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इंटीजर की रेंज कितनी है, वो तो -2147483648 से लेके 2147483647 तक है ना, ठीक है। सो 32,767 इसके अंदर आप सेव कर सकते हो, यानी कि इन शॉर्ट आप 16 बिट्स का डाटा 32 बिट्स के अंदर आप सेव कर सकते हो, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ये केस ना हो, क्या हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू 40,784 हो, ठीक है। और एक हमारे पास एक शॉर्ट वेरिएबल है ABC, ABC के अंदर जब आप ये वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कराएंगे तो क्या ये डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डाटा जो है ना ABC की जो